चलिए जी, गुड आफ्टरनून। पिछले पार्ट में हमने शुरू किया था, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था प्रैक्टिकल पोर्शन आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी से इसकी रिवीजन करवा रहा हूँ पहले मैं, क्या होता है पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट का नाम सुना हुआ है, वो +1 में होता था, वो +2 में भी है। बैलेंस शीट +1 में भी थी, +2 में भी है। लेकिन ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट के बाद पार्टनरशिप फर्म में एक और अकाउंट बनता है जिसको बोला जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पार्टनर्स के लिए बनता है। बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको क्या सैलरी देनी है, जो दुकान में काम कर रहे हैं उनको क्या कमीशन देनी है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे या इनकम रिकॉर्ड करने के लिए पार्टनरशिप फर्म में क्या बनाया जाता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मनन हाथ नीचे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अगर आप नीचे देखोगे क्या के लिए बनाया जाता है, बॉक्स में देखो, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। जैसे ही ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट खत्म होता है वहां से पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता था तो पी एंड एल अकाउंट स्टार्ट हो जाता था ना। याद करो बचपन के +1 के दिन, जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता था, सीधे बैठो, जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता था वहां पे पी एंड एल अकाउंट शुरू हो जाता था। जहां पी एंड एल अकाउंट का नेट प्रॉफिट खत्म होगा वहां से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू हो जाएगा। इसका मेन मकसद क्या होता है, इसका मेन मकसद होता है पार्टनर्स में सारे प्रॉफिट या लॉस जो बिजनेस में बच गए उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जल्दी से फॉर्मेट बनाएंगे अब हम। फॉर्मेट देखो, +2 में क्या होता है, +2 में ना ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट को अलग अलग नहीं बोला जाता, इकट्ठा बोल दिया जाता है पी एंड एल अकाउंट। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की झंझट ही नहीं है। तो फॉर्मेट पी एंड एल अकाउंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे पी एंड एल अकाउंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू वाली साइड याद है क्या क्या आता था। अब यहाँ पे टीपीएल अकाउंट इकट्ठा बनता है, जो मतलब अलग अलग नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ इस +2 में हमारे पास टीपीएल का कोई अलग से रोल नहीं होता, सीधा पी एंड एल अकाउंट इकट्ठा बोल दिया जाता है। तो चाहे आप यहाँ पे परचेजेस लिख लो, ठीक है, और क्या चीजें आती थी, ठीक है, माइनस रिटर्न को छोड़ दो, और आ जाता था जैसे वेजेस। फिर अगर आप उसको ग्रोस प्रॉफिट अगर आप निकालना चाहते हो तो सैलरी फिर हम नीचे लिखते थे। तो मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि +2 में टीपीएल के अलग अलग डेफिनेशन ही नहीं है, सीधा पी एंड एल अकाउंट इकट्ठा बन जाता है, टीपीएल अकाउंट इकट्ठा। तो चाहे आप यहाँ पे वेजेस बोल दो, सैलरीज बोल दो, रेंट बोल दो, या फिर टू एक्सपेक्ट, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट, हाँ फिर ग्रोस प्रॉफिट आएगा ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट इकट्ठा नहीं बना रहे, अलग अलग नहीं बना रहे, इकट्ठा बना रहे हैं, तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा ही नहीं। मुद्दे की बात मैं लिख रहा हूं, टू टू ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पे ना टू ऑल एक्सपेंसेस लिखना, टू ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू आउटसाइडर्स। सर आउटसाइडर्स मतलब जो बाहर वाले लोगों को आपने पैसा देना है, रेंट देना है, सैलरी देनी है, इंप्लॉइज को पैसे देने हैं, ये वो सब चीजें आएंगी, परचेज, वेजेस, सैलरी, रेंट, टू ऑल एक्सपेंसेस। बाय वाली साइड क्या आएगा, बाय सेल्स, या फिर बाय रेंट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट। हाँ, ग्रोस प्रॉफिट नहीं निकालना, बस सीधा क्रेडिट वाली साइड सारी इनकम्स आती है ना। ये देखो यहाँ पे सारी इनकम्स आती है, इनकम्स का टोटल करके उसमें से सारे खर्चों का टोटल माइनस कर देंगे। हम्म बिल्कुल, यहाँ पे सीधा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट को राइट साइड ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम्स को कंबाइंड कर दिया है ना, टोटल कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे फिगर भी एज्यूम करूंगा, बाय सेल या बाय ऑल इनकम्स। बस मैंने ऑल इनकम्स लिख दिया, जिसमें रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेट्स रिकवर, कुछ भी है। मैंने एक बार के लिए मान लिया कि सारी इनकम्स हमारी 10,000 है और सारे खर्चों का टोटल है 6,000। ठीक है, सारे खर्चों का टोटल 6,000। इसका आंसर बताओ क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस।
नेट प्रॉफिट। पहले तो मैं यहाँ पे टोटल लिख लूंगा। सर ये तो हमारा +1 क्लास ही चल रही है, कुछ नया नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे आंसर बच जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। कितना? 4000। ठीक है, अब जैसे ही आपका P&L अकाउंट खत्म हुआ, इसी के बाद से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू हो जाता है। ये सिर्फ पार्टनरशिप के केस में होता था, +1 में नहीं सीखा था, ये नया पार्ट है। तो यहां से आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद करो बचपन के दिन, ग्रोस प्रॉफिट को आप कैसे ट्रांसफर करते थे? क्रेडिट डेबिट साइड दिया होता था, उसको क्रेडिट साइड लेके आ जाते थे, है ना। अब ऐसे ही इसी को करेंगे। अब नेट प्रॉफिट को यहां से शुरू करेंगे। सर ये क्या होता है? P&L एप्रोप्रिएशन एक अकाउंट होता है जिसमें जो प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए बच गया उसका बंटवारा करना है। तो पहले मैं देखूं तो सही ना, प्रॉफिट बच कितना रहा है। तो क्या लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट कहां से ट्रांसफर हुआ है? P&L अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है ना। है कौन सा प्रॉफिट? ये ग्रोस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट? तो ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट। कितना है? 10,000 है कि 6,000 है? नेट प्रॉफिट 4,000 है, तो 4,000 लिख दो। पार्टनर्स के लिए सारे खर्चे पे करने के बाद ये बच गए। बाहर के सारे खर्चे पे कर दिए, देखो ऊपर, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू आउटसाइडर, चाहे वेजेस है, परचेज है, मशीनरी का नहीं सॉरी रेंट का हो गया, जो भी खर्चे है। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बच गया जी? प्रॉफिट बच गया 4,000। अब ये 4,000 प्रॉफिट किसका है? पार्टनर्स का, इसलिए उसका नाम क्या बना? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बंटवारा करना। अब पार्टनर्स को टोटल 4-5 तरह के पैसे मिलते हैं बिजनेस में से। गैस करो कौन कौन से? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है तो बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। एक दूसरा मिलेगा सैलरी, ठीक है, कमीशन, या फिर अगर कोई और पैसे अगर आप फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहते हो। ठीक है, पार्टनर्स कौन कौन से खर्चे पे करता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि बिजनेस के पास देखो क्या अमाउंट बच गया पार्टनर्स के लिए? 4,000। तो सबसे पहले 4,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है आप लोगों ने पार्टनर्स को। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। तो जो भी पार्टनर्स के नेम होंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूं 2 पार्टनर हैं, ए और बी। ए और बी, ए को हमने दिया इंटरेस्ट 1,000, बी को दिया 600। सर ऐसा क्यों? मैंने एज्यूम किया अभी, मतलब ए ने ज्यादा पैसा लगाया होगा बिजनेस में, बी ने कम पैसा लगाया होगा, तो ए को उसी अकॉर्डिंग 1,000 रुपये मिल गया, बी को 600। सर ये आपने डेबिट साइड क्यों लिखे? आप यार ऐसा सोच लो, बिजनेस के लिए तो ये खर्चा ही हो गया ना। सोचने के लिए सिर्फ देखो, 4,000 प्रॉफिट है, 4,000 प्रॉफिट आपने घर इधर, 4,000 प्रॉफिट आपने पार्टनर्स को बांटना है, लेकिन जरूरी नहीं है आधा आधा बांट देना है। जो जिस जिसकी हैसियत है, जिस जिसके साथ एग्रीमेंट है, उस हिसाब से बांटना है। तो सबसे पहले उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पैसे बांटने थे। अब मेरे को आप ये बता सकते हो बिजनेस में बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट क्या रह गया होगा? 2,400। 4,000 का टोटल प्रॉफिट है, देखो क्रेडिट साइड मेरे को दिख रहा है, उसमें से 1,600 तो बांट दिया ना, तो बाकी क्या बचेगा? 2,400। अब बाद में मुझे पता चला मेरे को सैलरी भी देनी है, टू सैलरी टू ए को सैलरी देनी थी 500 रुपए, और कमीशन देनी थी बी को। सर ये क्यों? मैंने एज्यूम कर लिया, मतलब मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं, फॉर्मेट मतलब थ्योरी नहीं लिखवाना चाह रहा, साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझाना चाह रहा हूं। ए को सिर्फ सैलरी मिलती थी, बी को सैलरी नहीं मिलती थी, बी को किसी चीज की कमीशन मिलती थी 400 रुपए। अब बताना बिजनेस में कितना पैसा बच गया होगा? निकाल लिया आप लोगों ने? 1,500, मैंने देखा नहीं, चलो। मतलब आप लोगों ने 4,000 में से एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा बांट दिया। किसको बांटा? पार्टनर्स को। अगर पार्टनर्स को बांट रहे हैं तभी P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा, अगर पार्टनर्स को ना बांटते ना, फिर P&L अकाउंट में आते बाकी खर्चे। कल वाला क्रक्स याद है? पार्टनर से रिलेटेड जो भी आइटम होगी वो P&L एप्रोप्रिएशन में, बाकी सारी P&L अकाउंट में, यानी कि ऊपर। तो सैलरी कमीशन दे दी। अब बिजनेस क्या करना चाह रहा है? बिजनेस ना थोड़े से पैसे रिजर्व रखना चाहता है। रिजर्व समझते हो? रिजर्व या प्रोविजन। रिजर्व या प्रोविजन, फ्यूचर के लिए कुछ पैसा रखना चाहते हैं, तो इन्होंने फ्यूचर के लिए कुछ 700 रुपए रख लिए। 700 नहीं,
200 रुपये। अब कितने बच गए? पक्की बात है ना, कर लिया आप लोगों ने, 1300 रुपये बच गए। तो अब 1300 रुपये बच गए। अब आप सोचो बिजनेस में टोटल थे 4000 रुपये, 2700 रुपये आपने ऐसे ऐसे फॉर्म में बांट दिया, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में बांट दिया, कुछ सैलरी की फॉर्म में, कुछ कमीशन की फॉर्म में, कुछ आपने रिजर्व बना के रख लिया। बाकी जो 1300 रुपये बच गए, ये आप लोग मुझे बता रहे हो, मैंने कैलकुलेशन नहीं की। इन 1300 का क्या करना चाहिए? आपका माइंड क्या कहता है? एक आया मनन का आंसर कि आधे आधे दे दो, आधे ए को आधे बी को, या फिर बिजनेस में ही लगा दो, ये भी ठीक है। लेकिन अभी के लिए इनको कैसे करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे, ये आंसर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। हाँ, अब मैं बताता हूँ, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाता है ना, वो सबसे पहले जो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, हो सकता है वो इक्वल हो, बराबर के पार्टनर हो। क्या जरूरी होता है कि बिजनेस में हमेशा दो पार्टनर्स है बराबर के होंगे? नहीं ना। तो क्वेश्चन में ना आपको रेशियो गिवन होगी कि 1:1 के मालिक है, 1:1 यानी कि बराबर बराबर, या कई बार दी होती है 2:1, मतलब उसको दो हिस्से मिलेंगे, उसको एक हिस्सा मिलेगा, 2/3 उसको मिलेगा 1/3। तो जो भी क्वेश्चन में रेशियो गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग प्रॉफिट उसी में ही बांट देते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट पार्टनर्स का था, तो ये सारा पैसा पार्टनर्स को बांटना है। सर अगर हम सारा का सारा पैसा 4000 पे पार्टनर्स को 2-2 हजार बांट देते, वो सही नहीं था। क्योंकि जब आपका पहले पार्टनर्स के साथ एग्रीमेंट हो रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इतना देंगे, सैलरी इतनी देंगे, कमीशन इतना देंगे, तब आप 4000 को थोड़ी ना बांट सकते हो। पहले आपने वो प्रॉफिट बांटना है जो उनका एग्रीमेंट हो रखा है। तो जो अब रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया वो आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। मैं इस क्वेश्चन में अज्यूम कर रहा हूं, हाँ यस, मैं अभी क्वेश्चन में मान रहा हूं कि रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो बचा कितना था? 1300 रुपये। तो 1300 में से ए को कितना दिया? रेशियो है 1:1, तो 1300 का 1/2 मतलब आधा, 650, और बी को भी 650। अब जो इनको पैसा मिलता है ना ए और बी को, ये सारा का सारा, जैसे डिंपल ने और गव ने आंसर दिया था, ये सारा का सारा वो अपने ना कैश नहीं लेके चले जाते, वो अपनी कैपिटल में ऐड करवा देते हैं कि ऐसा मान लो मेरी कैपिटल और बढ़ गई बिजनेस में। ये आया समझ में? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। एक सेकेंड, लेकिन यहां पे एक पॉइंट और आता है, बिजनेस को कई तरह की इनकम, देखो अभी तक तो ये बिजनेस ने सारा 4000 रुपए का बंटवारा किया है ना। सोच के देखो, अगर पार्टनर्स बिजनेस में से ड्रॉइंग करके जाते तो इंटरेस्ट कौन पे करता? तो पार्टनर्स पे करते। देखो जब कैपिटल कौन लगाता है? कैपिटल पार्टनर्स लगाते हैं, तो बिजनेस से इंटरेस्ट मांगते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर वो बिजनेस से ड्रॉइंग करके जाते हैं तो फिर बिजनेस उनसे इंटरेस्ट मांगता है, तो वो बिजनेस के लिए इनकम हो जाती है। तो बिजनेस के लिए इनकम है तो इस तरफ आएगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बाय वाली साइड सिर्फ यही दो चीजें आती हैं, एक जो बिजनेस का प्रॉफिट है, हाँ जी, वो ऐड कर तो दिया। देख अभी मैंने एज्यूम कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 0 है, अगर यहाँ पे मैं लिखता 100 रुपए है तो यहाँ पे 100 रुपए ऐड कर देते, तो टोटल आ जाता 4100। भाई इधर देख, इधर ऐड हो जाता ना, यहाँ पे 4100 बन जाता, फिर ये रिमेनिंग प्रॉफिट अपने आप में 1400 रुपए हो जाता। ऐसे कर देते। आया समझ में? मतलब बिजनेस के लिए इनकम है, पहले बिजनेस की इनकम हम क्या मान रहे थे? 4000, फिर 4100 हो जाती, क्योंकि बिजनेस ने पार्टनर से कमाया ना। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने एज्यूम कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? 0 है। ये था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो भी पैसे मिलेंगे, अब इसकी जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पेपरों में, सीबीएसई में बोल रहा हूं मैं, आता ही आता है। मतलब यही वाला अकाउंट एक्चुअल में है बहुत इजी, कई बार बस स्टेटमेंट्स थोड़ी सी मतलब ऊपर नीचे दे देंगे या थोड़ी सी लैंग्वेज कंफ्यूज कर देंगे, वैसे इजी है, सिर्फ यही है। जो बिजनेस ने पैसे पे करने हैं वो डेबिट साइड, जो मिलेंगे क्रेडिट साइड। मिलेगा सिर्फ एक ही तरह का खर्चा, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, जल्दी से बोल सकते हो एक बार के लिए, बाय वाली साइड पे क्या क्या आएगा? पहले तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, या फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। टू वाली साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी,
कमीशन, रिजर्व्स और बाकी जो बच गया रिमेनिंग प्रॉफिट। अब मेरे को करनी है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कहां से होता था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट से, मतलब देखा जाए तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता था। कहां से कहां ट्रांसफर होता था? हाँ, नेट नेट लॉस होगा तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट का बंटवारा करना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो पहली एंट्री क्या होती है? व्हेन नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, क्या लिखूं मुझे बताओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट से उठाया था मैंने 4,000 रुपये या क्रेडिट से उठाया था? पी एंड एल अकाउंट के मैंने डेबिट में से उठाया है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में डाल दिया, तो एंट्री भी तो यही होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो जिसके डेबिट में है वो डेबिट कर दो, जो जिसके क्रेडिट में है उसको क्रेडिट कर दो। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने पैसे थे? 4,000। सर इसकी नरेशन जो ऊपर मैंने हेडिंग लिखवाई है, पी एंड नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री आई है समझ में? मुश्किल है या आसान है पहली एंट्री? आसान है। अब सेकंड एंट्री करेंगे हम। सेकंड एंट्री, सेकंड की है ना, दो एंट्रीज होंगी। पहले ए पार्ट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। सोचो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती है? +1 वाली चलेगी, कोई नया कुछ नहीं आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इसका अब रूल सीख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों किया है? मतलब रूल सिखा दो मुझे, क्योंकि वो खर्च है, बात ही खत्म। एक ही वर्ड में आपका आंसर खत्म हो गया, क्योंकि खर्च है तो डेबिट होगा। टू कैपिटल क्यों लिखा है? टू कैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो पार्टनर्स या ओनर्स होते हैं वो कहते हैं हमें कैश मत दो, हमारी कैपिटल में ऐड कर दो। सर अगर यही खर्चा हमें कैश में देना होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में हम पार्टनर्स के साथ कभी भी डीलिंग नहीं करते, उनके साथ डीलिंग करते हैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री क्या बन जाएगी? टू कैपिटल। लेकिन यहां पे एक छोटा सा चेंज, रुक जाओ एक मिनट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ना किसकी कैपिटल? टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स के नेम थे ऊपर, देखो क्या क्या, ए और बी। तो टू पार्टनर्स कैपिटल की जगह मैं क्या लिख देता हूं? पार्टनर्स के नेम, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। हाँ सर इजी है, कुछ ज्यादा नहीं है। या फिर आप क्या लिख सकते हो? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ए बी लिखना जरूरी होता है या पार्टनर्स कैपिटल? जब तक क्वेश्चन में पार्टनर्स के नेम नहीं गिवन, पार्टनर्स कैपिटल के अगर नेम नहीं गिवन, पार्टनर्स के नेम, तो पार्टनर्स कैपिटल लिख दो, वरना जिसका नेम गिवन है उसका नेम दे दो। अच्छा मेरे को बताओ, बिजनेस ने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया था? टोटल बिजनेस ने, पीछे देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 1,600 रुपए, बिल्कुल सही आंसर है। उसमें से कितना ए को दिया और कितना बी को? 1,000 ए को, 600 बी को। सर एंट्री तो वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, बस यहाँ पे जिसकी कैपिटल है उसका नाम लिख दिया आगे।
है तो +1 वाली एंट्री। अब ये वाली एंट्री हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी तो डालनी है ना। अभी तो मैंने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है, अब इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी तो डालेंगे। सर क्यों? क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है ना, तो पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगी ही जाएगी। तो 2 की बी लिखो, when this interest is transferred to P and L appropriation account। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने ऊपर बनाया हुआ है और ये वाली जर्नल एंट्री भी की हुई है। पहला चांस मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि आप लोग मेरे जवाब दे देते हो। एक मेरा पिछला बैच भी था, मतलब चल रहा है। बहुत बढ़िया। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो आप लोगों ने क्या लिखा था, मैं आपको यहां से बनाना सिखाता हूं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसके डेबिट में लिखा है ना आपने 1600 रुपए। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, 2 जो खर्चे का नाम था। अब इसको ऐसे ही सोचो, पी एंड एल अकाउंट सोच लो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो पी एंड एल के एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के डेबिट में आप लोगों ने क्या डाला है? इंटरेस्ट। सर यहाँ पे लिखना टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, नहीं, यहाँ पे सीधा ही टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कितना आया था? 1000 + 600, टोटल 1600 रुपए। एंट्री नंबर 3, देखो 99% में एंट्री नंबर 3 और 3 वाली, 3 की भी ऐसे 2 एंट्रीज होंगी। 99% मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग अपने आप जवाब दे दोगे क्योंकि सेम नेचर की एंट्री बताने वाला हूं मैं। अभी अभी हमने पार्टनर्स को क्या दिया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या देते हैं पार्टनर्स को? सैलरी या कमीशन ना। व्हेन सैलरी या कमीशन है तो देखो सेम सी, तो मैं 2 एंट्रीज बचा रहा हूं, इकट्ठी कर रहा हूं। व्हेन सैलरी और कमीशन इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। सर फिर से 2 एंट्री होंगी, हाँ, पहले सैलरी को देने की, दूसरी उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की। ये एंट्री बेटा आप अपने आप मुझे बताओ, मैं उम्मीद करता हूं 99%। हाँ जी, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा? ऊपर देख लो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, क्योंकि सैलरी बिजनेस का खर्चा है ना, तो डेबिट हो जाएगा। सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट जिसको दे रहे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टोटल सैलरी और कमीशन का टोटल मिला लो, कितना बन रहा है? टोटल 900 बन रहा है। सैलरी कितनी थी, कमीशन कितनी थी? सर अगर हमें अलग अलग करना होता तो लिख देते टू एज पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज पार्टनर्स कैपिटल, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। अब नहीं आया समझ कि नहीं? क्योंकि पार्टनर्स को दे रहे हैं ना ये पैसे, कैश नहीं दे रहे। सोचो आप इसी एंट्री को सोचो, सैलरी पेड, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती थी +1 में? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ना। लेकिन पार्टनर्स के साथ बिजनेस की कभी भी डीलिंग कैश में नहीं चलती, वो कहते हैं हमारी कैपिटल में ऐड कर देना। तो जब कैपिटल बढ़ती है ना तो वो क्रेडिट हो जाती है। जब जब कैपिटल बढ़ेगी वो, क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की जर्नल एंट्री क्या होती थी +1 में? सर आप +1 पढ़ा रहे हो या +2? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब कैपिटल बढ़ गई ना, तो ऐसे ही हो गया। सैलरी अकाउंट डेबिट कैश में नहीं आई टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ देखो मैं आपको थोड़ा सा कोरिलेट करवा देता हूँ बच्चों को क्या दिक्कत होती है। इसके लिए आपको +1 का बेस होना बड़ा जरूरी है, तो बेस तो आपका अच्छा है। सैलरी पेड, इसकी जर्नल एंट्री मेरे को बताओ पहले तो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें कोई दिक्कत है? तो सैलरी बिजनेस का खर्चा इसलिए डेबिट हो गया, इसलिए इसको इसी एंट्री के साथ मैच करो। सैलरी या कमीशन बिजनेस के लिए खर्चा है वो डेबिट कर दिया,
इज इट क्लियर? ये दो एंट्रियों का मिक्सचर है एक्चुअली, +1 की दो एंट्रियों का मिक्सचर। पहली एंट्री सैलरी पेड, दूसरी मैं कह रहा हूं कैपिटल इंट्रोड्यूस। +1 की एंट्री है ये कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसकी जर्नल एंट्री बताना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ऐसे करते हो ना। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, कैश से कैश कट गया है, बिजनेस सैलरी पे करना चाहता है पार्टनर्स को, इसलिए बिजनेस ने सैलरी को डेबिट कर दिया, और वो कैश में पे नहीं कर रहा, इसलिए टू कैश तो आएगा ही नहीं, वो कह रहा मेरी कैपिटल में ऐड कर देना। तो जब भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है ना, वो क्रेडिट हो जाती है। ये आप लोगों ने +1 में सीखा था, उसको आज आप दूसरे एंगल से सोच रहे हो। जितनी जितनी कैपिटल बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब है उतनी उतनी कैपिटल आपकी क्रेडिट हो रही है। बैंक का मैसेज नहीं आता, योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, मतलब वो बढ़ रहा है, ये चीज होती है। अच्छा सर, इसका एक और एंगल सिखा दो, एक तीसरा एंगल भी सिखाता हूं, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास समझाने के लिए। कैपिटल बिजनेस के लिए एसेट्स होती है कि लाइबिलिटी? कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उसने अपने पार्टनर्स को वापस पे करनी है ना, तो लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में आती हैं। हाँ सर, ये लॉजिक सबसे सिंपल है, एसेट्स ऑलवेज ऑन डेबिट साइड, लाइबिलिटीज ऑन क्रेडिट साइड। तो कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, इसलिए देखो कैपिटल क्रेडिट हो रही है। तो मैंने आपको 3 तरीके सिखा दिए, जिस मर्जी आप एंगल से सीख सकते हो। सैलरी अकाउंट डेबिट बिजनेस का खर्चा था, और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई। पार्टनर्स कह रहे हैं कि मेरे को यार कैश में मत दे, मेरी कैपिटल में लिखता चला जा, मेरी कैपिटल में ऐड कर दे, मतलब मेरी कैपिटल को बढ़ा दे, मतलब क्रेडिट कर दे। इज इट ओके? कितनी थे टोटल सैलरी और कमीशन? अभी के लिए मैंने वैसे पूरा मान लिया 900। अब बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड आइटम है ना, पार्टनर से रिलेटेड आइटम के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? एप्रोप्रिएशन। तो कह रहे हैं फिर ये वाले अब खर्चों को एप्रोप्रिएशन में भी डालना पड़ेगा। 3 की बी एंट्री, व्हेन सैलरी या कमीशन इज ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन में डालना है, तो P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दो टू सैलरी अकाउंट या टू कमीशन अकाउंट। देखना P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में ही आया था ऊपर जब हमने लेजर बनाया था, देखो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में ही थी। सर सिंपल सी बात है, जो पार्टनर्स को पेमेंट हम दे रहे हैं, तो बिजनेस के लिए एक तरह से खर्चा हो गया ना, डेबिट हो जाएगा। पहले सैलरी को डेबिट कर दिया, अब आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन, जो भी है। सर आपने ना हमें +1 में एक चीज सिखाई थी, नेट एंट्री सिखाना। अब इसकी नेट एंट्री देखो क्या बनी, 3A और 3B की नेट एंट्री क्या बनी है, देखें कौन सोच सकता है। बहुत बढ़िया, P&L एप्रो, क्योंकि देखो सैलरी पहले डेबिट हुआ था, नीचे क्रेडिट हो गया, क्या से क्या कट गया, सैलरी से सैलरी कट गया, तो बच क्या गया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और खर्चा है, खर्चा तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में ही आना चाहिए ना, और पार्टनर्स को मिल रहा है। अगर पार्टनर्स को ना मिल रहा होता तो टू कैश होता, लेकिन पार्टनर्स क्या कह रहे हैं, मेरी कैपिटल में ऐड कर देना। तो जब मेरी कैपिटल ऐड हो रही है यानी कि क्रेडिट हो रही है। आगे चौथी एंट्री में, चौथी एंट्री को मैं रिवर्स मार रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4th A। थर्ड और सेकंड एंट्री से अपोजिट है ये। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसके लिए एक्सपेंस है और किसके लिए इनकम है? बिजनेस के लिए इनकम है, ओनर के लिए एक्सपेंस। तो अब एंट्रियां उल्टी हो जाएंगी। तो पहले 3A एंट्री हमने की थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब हम उनकी कैपिटल में से पैसे काटेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हमने किससे लेना है, पार्टनर से, तो उनकी कैपिटल को अब हम कम कर देंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे। ये एक तरह से ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग की जर्नल एंट्री क्या थी +1 में, बस बात ही खत्म। चाहे ड्रॉइंग हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, पार्टनर्स की कैपिटल में से डेबिट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ये दोनों के पॉइंट, ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। पहली एंट्री गलत कर रहा हूं मैं, हाँ गलत कर गया। यहां पे आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उनकी कैपिटल में से पैसा निकाल रहे हैं ना हम,
तो मतलब उनकी कैपिटल कम हो रही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है। अभी के लिए मेरे पास क्वेश्चन में समझ लो 0 है। इसको देखो मैं लिख रहा हूं इनकम फॉर बिजनेस। अब इस इनकम को कहां पे ट्रांसफर करनी है? सर पार्टनर से रिलेटेड है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में चली जाएगी। तो 4B पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी नेट एंट्री मेरे को बताना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री नंबर 5, अगर कोई पैसे हमने रिजर्व में रखने हैं, रिजर्व मेड फ्रॉम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो हमने ऊपर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितने का रिजर्व रखा था? उस रिजर्व को रखने की वजह से मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ रहा था कि नेट प्रॉफिट कम हो रहा था? कम हो रहा था। पहले 4000 का था, 200 रुपए आपने रिजर्व में रख लिए, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के लिए तो खर्चा हो गया ना, क्योंकि उस 4000 में तो कमी आ गई। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, और आप लोगों ने भी डेबिट में ही लिखा था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। सर रिजर्व क्या होता है? फ्यूचर के लिए पैसे रखना, जैसे फॉर एजुकेशन रिजर्व, फॉर हेल्थ रिजर्व, फॉर प्रोविजन रिजर्व, कुछ भी लगा लो। कितने पैसे रखे थे? 200। सर इसकी डबल एंट्री नहीं होती? नहीं, क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है ना, तो बस इसकी एक ही एंट्री होगी, बस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। उसके बाद हमारे पास रह गया था व्हेन रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट क्या बच गया था? व्हेन रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। वो सारा का सारा प्रॉफिट हमने कहां बांट दिया था? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स की कैपिटल उससे बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर अगर प्रॉफिट दे रहे हो तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, यानी कि क्रेडिट हो जाएगी। और कहां से दे रहे थे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में से ना, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के मेरे पास नेम है पड़े, टू एज कैपिटल। टोटल बच गया था 1300, उसमें से 650 दिया था ए को, टू बीज कैपिटल 650। बस खत्म। अब जल्दी से इसकी एक बार के लिए रिवीजन करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे से। हाँ, फ्रॉम, मतलब ये था, देखो हमारे पास प्रॉफिट था ना, अब इसको यहां से कोरिलेट कर लिया करो। हमारे पास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में टोटल कितना प्रॉफिट बचा था, जो पी एंड एल अकाउंट से उठ के आया था? 4000 पे ना। इस 4000 रुपए में से ही आपको रिजर्व रखना है, इसी 4000 में से ही आपको बाकी पार्टनर्स को खर्चे बांटने हैं। तो पैसा तो मेरे पास एक ही है, बस 4000। तो जो उसके मैं पैसों का बंटवारा कर रहा हूँ वो उसके अपोजिट साइड करता हूँ, डेबिट साइड पे। इसलिए रिजर्व को भी मेरे को यहाँ पे रखना पड़ा। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के देखो डेबिट में आ रहा है ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, फिर जिस रिजर्व का नाम है उस रिजर्व का नाम कर दोगे क्रेडिट। नहीं, रिजर्व जो होता है ना वो प्रॉफिट का पार्ट होता है, खर्चों का पार्ट नहीं होता, इसलिए। पर एक क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को कि देखो एक क्वेश्चन समझ में आया, रिजर्व को पी एंड एल अकाउंट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पी एंड एल अकाउंट में मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो जी, देखो ये वाला बॉक्स वाला पढ़ो। पी एंड एल अकाउंट में क्या आता है? आउटसाइडर से रिलेटेड, जबकि रिजर्व मेरा अपना है। इसलिए मेरे जो भी अपने पैसे होंगे, जैसे पार्टनर्स मेरा अपना है, रिजर्व भी मेरे अपने हैं, इसलिए जो भी अपनों का खर्चा होगा वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अब एक बार के लिए एंट्रीज को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक एंट्री होगी कि दो, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसको कहां पे ट्रांसफर कर देना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही सैलरी की एंट्री बताओ मेरे को, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट क्यों आया है? क्यों आया है? क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है, और वो फिर हमने कहां से निकाल ली थी? पार्टनर्स की कैपिटल में से ना, इसलिए उनको डेबिट कर दिया था, और उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भेज दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच जाएगा लास्ट में, उसकी एंट्री क्या होगी? रिमेनिंग प्रॉफिट किसको बांटते हैं? पार्टनर्स में, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे उनकी कैपिटल बढ़ गई, तो जब भी कैपिटल बढ़ी, मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, तो हमेशा क्रेडिट साइड आ जाते हैं। जल्दी से एक बार के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर से गो थ्रू करो, सिर्फ एंट्रीज समझ में आ रही है कि नहीं?